हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं टेंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। पहला सेंटेंस है, अरुण वॉज इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट माने होता है बच्चे सौंपना, किसी चीज़ को किसी को सौंप देना, ठीक है। इंटरेस्टेड विद द टास्क, विद आता है समथिंग के लिए, कोई चीज़ सौंपने के लिए विद का प्रयोग करते हैं। इंटरेस्ट जैसी और भी शब्द है, जैसे प्रोवाइड है ना, प्रेजेंट है, तो इस तरह से आता है इसमें। अरुण वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क, अरुण को सौंपा गया, पैसिव है आप देख रहे हैं, अरुण को सौंपा गया एक टास्क, टास्क माने काम, ऑफ कोऑर्डिनेटिंग यस्टरडेज प्रोग्राम, यस्टरडे के प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने का। बट ड्यू टू के कारण से, सर्टेन निश्चित डिफ़िकल्टीज कुछ कठिनाइयों के कारण से, ही डजंट डू इट, वह इसे नहीं करता है या वह इसे ना कर सका, है ना, क्योंकि यहाँ मजबूरी दिखाई जा रही है कि उसको काम सौंपा गया लेकिन उसने नहीं किया, मतलब वह कर नहीं सका, ठीक है। तो यहाँ आना चाहिए ही कुडंट डू इट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस या डजंट नहीं आना चाहिए, कुडंट आना चाहिए, कुड नॉट डू इट। अच्छा, कुड इसलिए आना चाहिए क्योंकि पास्ट की बात ही है, यस्टरडे लिखा हुआ है तो इसलिए कुड आएगा, नहीं तो सिंपल कैन आता तो कुडंट आएगा कि वह इस काम को नहीं कर सका। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है बच्चों, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चों, मैं बता देता हूँ। यह स्टिल की प्रॉब्लम है। एक्चुअली है क्या कि ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। तो बच्चों यहाँ स्टिल नॉट नहीं आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, यट। क्या मतलब, क्यों आना चाहिए यट? यट का प्रयोग बच्चों नेगेटिव वाक्य में किया जाता, ऐसे वाक्यों में किया जाता है, एक तो बेसिकली नेगेटिव हो, दूसरी बात अगर यट का प्रयोग बीच में किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस में ही लास्ट में होता है, ठीक है। तो दूसरी बात, यट का मतलब जैसे कि एक सेंटेंस ये है कि वह ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा था एक लंबे समय से, बट इज स्टिल, वह अब तक नॉट एबल टू सॉल्व इट, वह अब तक इसको सॉल्व करने में योग्य नहीं हो पाया, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में जैसे कि अब तक तुम नहीं आए, तुम अब तक नहीं पहुंचे, तो ऐसे वाक्य में यट का प्रयोग करते हैं। स्टिल का प्रयोग उस एक्शन के लिए किया जाता है जो अभी चल रहा है लेकिन चलता नहीं रहना चाहिए था। जैसे कि मान लीजिए ही इज स्टिल स्लीपिंग, ही इज, तो इसका कॉन्टिन्यूस टेंस में ज़्यादा यूज होता है। ही इज स्टिल स्लीपिंग, वह अब तक सो रहा है जबकि उसे सोना नहीं चाहिए था। जबकि यट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है कि जो काम अभी तक नहीं हुआ है वो हो जाना चाहिए था, तो इसलिए यट का प्रयोग यहाँ होगा इज यट, ठीक है। तो इज यट आना चाहिए, स्टिल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3, द टीचर वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द बॉय इज नॉट देयर। टीचर वॉज एंग्री, टीचर नाराज था, व्हेन जब ही फाउंड उसने पाया, दैट द बॉय इज नॉट देयर कि बच्चा वहाँ नहीं है या वहाँ नहीं था। जब घटना बच्चों पास्ट की है ये दोनों, और यहाँ दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज भी जो है वो पास्ट में होनी चाहिए। जब पाया पहले और गुस्सा पहले था तो बच्चा तभी नहीं पाया होगा ना, ठीक है। नंबर 4, सेवरल विजिटर्स, सेवरल माने बहुत सारे विजिटर्स जो विजिट करते हैं, हैव बीन एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। तो हैव बीन एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो में एक चीज़ आप देख रहे होंगे बच्चों, और वो ये है कि यहाँ टुमारो आया है, ठीक है, और हैव का मतलब है जो काम परफेक्ट में हो चुका, परफेक्ट बोलते हैं इसको, जो काम हो चुका है। तो होना क्या चाहिए यहाँ आर एक्सपेक्टेड होना चाहिए। आर एक्सपेक्टेड मतलब सेवरल विजिटर्स, बहुत सारे विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड माने जिनकी उम्मीद है, टू विजिट करने आएंगे, प्लेस को देखने आएंगे, टुमारो माने कल। तो इसका मतलब हैव बीन नहीं आना चाहिए, हैव बीन एक्सपेक्टेड नहीं आना चाहिए, आर एक्सपेक्टेड आना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट बच्चे ये पैसिव भी है सेंटेंस, पैसिव तो हैव बीन भी था, लेकिन बच्चों टुमारो की बात हो रही है तो यानी कि इज एम आर के साथ जो है टुमारो यूज कर सकते हैं, लेकिन हैव के साथ आप टुमारो कैसे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो टुमारो यूज नहीं कर सकते। नंबर 5, ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह डिसअपॉइंटेड था, निराश था, टू लर्न यह जानने के लिए, दैट द ट्रेन लेफ्ट, है ना। टू लर्न मानी है जानकर कि ट्रेन लेफ्ट, कि ट्रेन चली गई है। अब आप खुद ही देखो बच्चों, जैसे ये दैट है, ध्यान से समझना मेरी बात। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि दैट से पहले वाली क्लाउज का मतलब क्या है, स्टेशन पर पहुंचने पर वह डिसअपॉइंट था। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टेशन पर पहुंचा 9 बजे, ठीक है,
और वो निराश हुआ क्योंकि ट्रेन चली गई। तो ट्रेन भाई 9 बजे से पहले गई होगी, चाहे वो 8:55 पे गई हो, लेकिन ट्रेन पहले चली गई ना। तो ये जो एक्शन है बच्चों ट्रेन वाला, ट्रेन पहले जाने वाला, तो ये एक्शन पास्ट का है, लेकिन दो वाक्यों में एक पिछले पहुंचने वाले वाक्य से भी ज़्यादा पहले हो चुका है। इसका मतलब ट्रेन लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ट्रेन हैड लेफ्ट होना चाहिए, जिससे कि ये पता चलेगा कि इस दैट के इधर वाली क्लाउज या इधर वाला जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है ना। जब वो ट्रेन वहाँ रेलवे स्टेशन पे वो व्यक्ति पहुंचा तो ट्रेन पहले ही चली गई, तो यहाँ हैड लेफ्ट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 देखते हैं। इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ राइट टाइम हो बच्चे, इनके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन अगर इसके बाद सब्जेक्ट B2 और ये इस तरह की क्लाउज हो, लेकिन अगर दैट कंजंक्शन हो तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या बच्चों, यहाँ इट इज़ हाई टाइम और यहाँ दैट आ गया, तो दैट आ गया तो फिर सब्जेक्ट और प्लस B1 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सॉरी B2 का प्रयोग किया जाएगा, सेंट, क्या बोल गया, सेंट का प्रयोग होगा। क्यों सेंट का प्रयोग होगा, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इनके बाद सब्जेक्ट दैट आएगा, सॉरी दैट मैं भूल गया था बच्चों। तो इसमें जो है ये क्योंकि क्या होता मूड होता और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ करेक्ट टाइम, ये सब क्लाउज इसी तरह की होती है। नंबर 7, यू आर प्रैक्टिसिंग वायलिन फॉर द लास्ट वन। इधर जाना पड़ेगा, फॉर द लास्ट ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट व्हाट्सोएवर। तो यहाँ क्या करना है बच्चों इस वाक्य के अंदर, इसमें गलती ये है कि यहाँ आई थिंक पिछला वाक्य, यार ये बार बार देखना पड़ेगा मुझे, क्या मैं बोल रहा था, यू आर प्रैक्टिसिंग, तो यू आर प्रैक्टिसिंग नहीं होना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग होना चाहिए कि प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। क्यों, क्योंकि यहाँ फोर लगा है और यहाँ टाइम लगा है, फोर और टाइम लगा है, तो आर प्रैक्टिसिंग नहीं होना चाहिए, हैव बीन प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात थी, बहुत सिंपल सी बात है टेंस की, क्योंकि फोर और सिंस प्लस टाइम जिस भी वाक्य में लगा हो बच्चों, तो आप जानते हैं क्या करना चाहिए उसमें। ठीक है, उसमें हमेशा है परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होना चाहिए। 8वां वाक्य देखते हैं। बिफोर शी डाइड, उसके मरने से पहले, द डॉटर ऑफ एंड्रयू जैक्सन who lives in the family mansion used to take tourists through her home। मैंने बताया था बच्चों आपको एक चीज़, और वो ये है कि यहाँ डॉटर ऑफ एंड्रयू जैक्सन हु लिव्स इन द फैमिली मैंसन, तो यहाँ बच्चों लिव्स नहीं आएगा, यहाँ लिव्ड आएगा। क्यों, देखो यहाँ क्या लिखा है, बिफोर सी डाइड, उसके मरने से पहले, द डॉटर ऑफ एंड्रयू जैक्सन, एंड्रयू जैक्सन की जो पुत्री थी, हु लिव्स, तो जो रहती थी होना चाहिए ना, लिव्ड होना चाहिए ना, तो हु लिव्ड, लिव्ड आना चाहिए। ठीक है, 9, व्हेन द रेस वाज ओवर, जब रेस पूरी हो गई, ओवर का मतलब कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई, इट अपीयर्ड, ऐसा लगा, दैट माइकल हैड रैन, माइकल भाग चुका था, द डिस्टेंस इन रिकॉर्ड टाइम, कोई दूरी को वो जा चुका था, दौड़ चुका था, इन रिकॉर्ड टाइम माने रिकॉर्ड टाइम में, है ना। तो यहाँ गलती क्या है बच्चों, यहाँ गलती बड़ी सिंपल है, हैड जब लगा रखा है आपने, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। अब क्या होता है, रन, रैन और रन, तो थर्ड फॉर्म तो रन आनी चाहिए ना, तो दिस इज रॉन्ग। बड़ा सिंपल सी एरर थी, हैड के साथ B3 यानी रन का प्रयोग होगा। 10 नंबर देखते हैं। आई एम ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। अब भाई 4 प्लस टाइम आया है, तो इसका मतलब एम ट्रैवलिंग नहीं होगा, आई हैव बीन ट्रैवलिंग होना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 11 नंबर है। इन ए वेरी हार्श टोन, हार्श का मतलब कड़वी, ऐसा कड़वी सी बात कहना या कड़वी सी आवाज़ में कहना या ज़्यादा किसी को गुस्से वगैरह में कहना, उसको हार्श टोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इन ए वेरी हार्श टोन, बड़ी कड़क सी आवाज़ में या कुछ ऐसा, ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर पर चिल्लाया, एंड टोल्ड दैम दैट ही डजंट नीड दियर सर्विसेज। अब देखिए दैट यहाँ लगा है और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और पिछला जो क्लाउज है वो उस पूरे का पूरा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में बना हुआ है, तो आगे डज आ जाएगा, तो डज नहीं आएगा, तो यानी इस वाक्य में क्या होना चाहिए, इस वाक्य में डज की जगह बच्चों यहाँ डिड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर। सिंस ए वेरी लॉन्ग टाइम दिस सिटी हैज़ बीन प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस कहते हैं धनी को, संपन्न, अमीर होना। ठीक है, ये सब आता है। तो पहली बात तो एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वेरी लॉन्ग टाइम। अब वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब एक ड्यूरेशन है, सिंस के बाद तो पॉइंट ऑफ टाइम आता, 9 PM, 9 AM, इवनिंग, मॉर्निंग, तो सिंस नहीं आएगा यहाँ, ऑब्वियसली यहाँ क्या आना चाहिए बच्चे, फॉर अ लॉन्ग टाइम।
तभी तो फॉर ए लॉन्ग टाइम एक फ्रेज होती है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंस ए लॉन्ग टाइम कभी होता ही नहीं। नेक्स्ट 13, वैन यू विल कम हेयर, जब तुम यहाँ आओगे। वैन एक कंडीशनल है और कंडीशनल के साथ विल का प्रयोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वैन यू विल कम होने के बजाय बच्चे वैन यू कम होना चाहिए। जब तुम यहाँ आओगे आई सेल को, अगली क्लाउज में सेल विल लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कंडीशनल में बताया था ये मैंने, ठीक है। 14 नंबर देखना, ही सेड दैट ही वुड। देखो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के पिछले सैड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है, आगे विल यूज कर रखा है, ये गलत है, यहाँ वुड होगा। 15 ये सब पढ़ा चुका हूँ इसलिए तेज बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कंडीशनल वगैरह में जहाँ तहाँ बता ही दिए मैंने। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, दैट व्हेन शी वॉज कमिंग, कि वह कब आ रही है। अब बच्चों देखो इसमें 15 नंबर के सेंटेंस में एक गलती है, वो ये है आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, है ना, कि दैट वैन। बच्चे दोनों ही कंजंक्शन है, जब दोनों ही कंजंक्शन है तो दैट को आप ड्रॉप करिए, दैट ही ड्रॉप करेंगे, वैन ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वैन कंजंक्शन होने के साथ साथ क्वेश्चन भी पूछ रहा है, सी कब वह आ रही है, तो दो कंजंक्शन नहीं तो दैट को ड्रॉप कर दो, सिंपल। 16 सेंटेंस देखते हैं। सिंस 1976, बच्चों यहाँ सिंस बिल्कुल सही है, 1976 एक ईयर है और ईयर एक फिक्स ईयर का नाम है और पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ सिंस 1976 द प्राइसेस सोर्ड, सोर्ड माने ऊपर उठना, प्राइसेस मूल्य ऊपर उठे बढ़े, इन एन अनरिलेंटिंग मैनर, मतलब बहुत ज़्यादा गलत तरीके से एकदम से, तो प्राइसेस सोर्ड इन एन अनरिलेंटिंग मैनर। अब एक बात देखिए, सिंस 1976 जब आपने लगा दिया तो ऑब्वियसली इस वाक्य को आपको क्या बनाना चाहिए भाई, ये सिंस ये टाइम फ्रेज जो है ये आप पीछे रख लो वाक्य के, तो इसका मतलब सिंस 4 प्लस टाइम हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंस में बनना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, शोर्ड विद हैव बीन शोरिंग, सॉरी हैव बीन शोरिंग हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैव बीन शोरिंग, तो यहाँ गलत है, तो शोर्ड नहीं आना चाहिए, हैव बीन शोरिंग आ जाना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं 17, सी इजंट एज प्रेटी, वह उतनी प्रेटी नहीं है, नाउ एज शी वाज 10 ईयर्स बिफोर, जितनी कि वो 10 साल पहले थी। अब देखिए बच्चों इसमें क्या गलती है सेंटेंस के अंदर, आपको मैंने बताया था कि बिफोर का प्रयोग हम जो करते हैं वो परफेक्ट टेंस में करते हैं, ना कि हम पास्ट के टेंस में। अगर पास्ट का टेंस है तो हम एगो का प्रयोग करेंगे काउंट बैक के लिए, ठीक है। तो यहाँ एगो लगाइए ना कि बिफोर, ये भी एगो और बिफोर में डिफरेंस देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। 18, विद ग्रेट डिटर्मिनेशन द गवर्नमेंट हैज़ बीन फाइटिंग हार्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन सिंस 3 ईयर्स। अब देखो बच्चों आप साफ साफ देख रहे होंगे इसके अंदर में, वो ये है कि 3 ईयर्स एक ड्यूरेशन है नहीं, 3 साल का समय एक क्या है, पीरियड है, ड्यूरेशन है, और उसके लिए सिंस यूज कर रखा है, दैट इज़ रॉन्ग। पॉइंट होना चाहिए ना सिंस के बाद, तो 4 आएगा यहाँ। 19, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours the great man called me in and asked me angrily what do I want, no error। क्या गलती है इस वाक्य में, आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ इसमें क्या गलती है। पहली बात तो ये समझेंगे कि व्हाट मैंने बताया था, व्हाट हो, वाई हो, वैन हो, वेयर हो, दैट हो, अगर बीच में एक कंजंक्शन आ रहा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाता है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि पिछली क्लाउज किस टेंस में है। तो आप देख रहे हैं दोनों पास्ट में है, आस्क्ड हो, कॉल्ड हो, तो आगे भी बच्चों पास्ट होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया होगा कि जब भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में आएगा कोई, या सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज बनेगी, व्हाट हो, वैन हो, वेयर हो, दैट हो, तो इनके बाद वाली जो क्लाउज होगी सिंपल, वो एक सिंपल सेंटेंस होगी, तो यहाँ डू नहीं आएगा, बस सिंपल आएगा, व्हाट आई वांटेड, क्या आएगा, व्हाट आई वांटेड, ये आ जाएगा सिंपल। ये बात बताई होगी तुम्हें, ठीक। नेक्स्ट 20, द न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्टर, न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्टर माने नया नया बना हुआ मिनिस्टर जो हाल फिलहाल में बना है। विल टेक द ओथ, वो एक शपथ लेगा, ओथ माने शपथ, ऑफ ऑफिस, ऑफिस की, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, व्हेन द गवर्नर विल रिटर्न टू द स्टेट कैपिटल, जब गवर्नर स्टेट कैपिटल आएगा, राज्य की राजधानी में आएगा। अब व्हेन का मतलब ये कंडीशनल है, ध्यान देना यहाँ कंडीशनल है, ये यहाँ ये बच्चों
वैन एक कंजंक्शन नहीं है, मतलब सॉरी कंजंक्शन तो है मगर ये इस तरह का नहीं है कि क्वेश्चन हो रहा है वो। वैन का मतलब है जब, यानी कि ये जो क्लाउज है अगली क्लाउज ये कंडीशनल क्लाउज है कि मिनिस्टर जब शपथ लेगा जब यहाँ आएगा, तो ये कंडीशनल है, तो ये क्लाउज आपकी कंडीशनल क्लाउज है। अगर ये कंडीशनल क्लाउज है तो सिंपल वैन के साथ आप बिल का प्रयोग नहीं कर सकते, सिंपल, ये गलती थी इसमें। 21 देखते हैं बच्चों। 21 आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा हाउ कुड ही मैनेज टू गेट सच अ जॉब। मैंने आपको बताया था बच्चों, और ये बात समझ रहे होंगे कि नरेशन हो या नरेशन ही होती है ये, जब भी आपके यहाँ बीच में कोई इंट्रोगेटिव कंजंक्शन होता है, हाउ, व्हेन, वेयर, दैट, है ना, व्हाट, तो समझ लीजिए बच्चों अगली क्लाउज आपका सिंपल सेंटेंस होगी। ठीक है, क्या होगी, सिंपल सेंटेंस होगी। तो यहाँ कुड ही नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए बच्चे ही कुड। अच्छा, दूसरी क्या बात ध्यान रखने की होती है कि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट है, तो ऑब्वियसली कुड है इधर, कोई इशू नहीं है। कैन होता तो गलत होता। 22 देखते हैं। वाई ही इज़ नॉट आस्किंग अस विच प्रोड्यूसर्स ही शुड सेलेक्ट। बच्चों इसमें आपको देखना पड़ेगा, यहाँ वाई ही इज़ नॉट आस्किंग नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ द क्वेश्चन, ये कंजंक्शन तो है लेकिन साथ साथ यहाँ क्वेश्चन है। और एक चीज़ देखो बड़ी बढ़िया होती है, जैसे पिछला सेंटेंस था, यहाँ हम हाउ के साथ वाक्य के अंत में देखो क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है ना, लास्ट में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है का मतलब आपको वाक्य के अंदर कंजंक्शन के बाद आपको एक सिंपल सेंटेंस लिखना होगा, लेकिन अगले ही वाक्य में देखो वाई लगा है ना। और ये नहीं सोचना कि वाई शुरू में लगा है, इससे कोई मतलब नहीं होता, पिछली क्लाउज उठ के आगे जा सकती है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन होगा तो समझ लीजिए कि बच्चों वाई, व्हेन, वेयर जब भी आएंगे तो उनके साथ जो है पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी तब सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो वाई इज़ ही आएगा, ना कि वाई ही इज़ नॉट आस्किंग अस विच प्रोड्यूसर्स ही शुड सेलेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर ये केवल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ध्यान रखेंगे, कंजंक्शन नहीं होगा। 23 देखते हैं। ही टोल्ड हिज बॉस, उसने अपने बॉस को बताया दैट ही डजंट कंसीडर। भाई यहाँ टोल्ड यूज कर रहे हो, दैट एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो इसके बाद जो है डजंट नहीं आएगा, क्या आएगा, ही डिडंट आएगा। क्या आएगा बच्चों, यहाँ डिडंट आएगा क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज के बाद क्लाउज जो होगी वो भी पास्ट में होगी, अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज से पहला वाला सेंटेंस पास्ट में होगा तो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये बातें वैसे कंडीशनल वगैरह में बताई जा चुकी हैं, पहले भी ये सेंटेंस आ चुके हैं, फिर भी हम लेवल बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।